समाज को क्या वापस दे रहे हैं, पे बैक टू सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। बाकी जो सर्विस में है या व्यापार में है, उनके लिए एक जो पे बैक टू सोसाइटी के रूप में साहब काशीराम जी ने एक शुरुआत की थी। बाबा साहब ने एक आह्वान किया था कि समाज को पे बैक टू सोसाइटी करनी है। तो उसमें जो पत्रकारिता, जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, उनका बहुत ही खास रोल हो जाता है पे बैक टू सोसाइटी के लिए। सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने भी पत्रकारिता के लिए कई अखबारों का संचालन किया। मूक नायक के अलावा और भी कई समाचार पत्र शुरू किए, चलाए। उनका मकसद था कि समाज तक के लोगों तक हमारे विचार, बुद्धिजीवियों के विचार, वो समाज के लोगों तक पहुंचे। तो इसलिए आज संघ के रूप में भी जो संघ की विचारधारा है, संघ की अवधारणा है, वो समाज के लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। तो इस करके भी हम जो पत्रकार साथी हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। आज सोशल मीडिया का भी जमाना है और सोशल मीडिया बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर रहा है। जहां मीडिया को देश का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन हमारे देश में आज मीडिया की क्या हालत हो गई है, ये बात किसी से छुपी हुई भी नहीं है। कुछ चंद लोगों के मुट्ठी में ये देश का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कुछ ही लोगों की मुट्ठी में आ गया है। तो जिससे कि जो लोकतंत्र की बात है, लोकतंत्र को जो आईना दिखाने का काम करता है, वो उस रूप में वो काम नहीं हो पा रहा है जिस रूप में होना चाहिए। मीडिया को जनता की आवाज के रूप में, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। और आज तमाम तरह के नाम मीडिया को दिए जा रहे हैं, गोदी मीडिया या और भी कई तरह के नाम, बहुत सारे तरह के नाम दिए जाते हैं। तो आज ऐसे में हम जो समर संघी मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए बहुत सारे साथी हमारे जो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, सोशल मीडिया से ही लोगों तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं, जानकारी पहुंच पा रही है। तो ये एक अच्छा कदम है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी विकृतियां आ गई हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं कि इसमें जो हमारा समर संघ का 5वां नियम है, पद प्रतिष्ठा मंचमाला, और जो दूसरा नियम है चंदा कभी नहीं, तो क्योंकि पैसा इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है और पैसे से जिस तरह से मीडिया को खरीदा और खरीदने का प्रयास किया जाता रहा है, तो उससे भी बहुत सारी विकृतियां मीडिया में आ गई हैं, जिसका खामियाजा सिर्फ हमारे समर समाज को ही उठाना पड़ रहा है। तो मेरा सबसे पहले तो यही आह्वान है कि हमारे जो साथी हैं मीडिया से जुड़े हुए हैं, और जो साथी लिखना जानते हैं, जो लिखने का शौक रखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, समाज की विचारधारा, संघ की विचारधारा और समाज का दुख, समाज का दर्द, या समाज के विषय में जानकारी, समर का इतिहास, या हमारा जो पौराणिक इतिहास रहा है, जो स्वर्णिम इतिहास रहा है हम समणों का, उस इतिहास के बारे में भी यदि लिखने का थोड़ा सा भी शौक रखते हैं, तो मैं उन सभी से ये आग्रह करूंगा कि वो लिखें, खूब लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लिखकर उसको अपने पास तक ना रखें। मैं पहले भी कई बार मैं ये बात बता चुका हूं कि हमारे जो बहुत सारे लेखक हैं जो लिखते हैं, उनको एक और थोड़ा सा जो हमारा 5वां नियम है, समर संघ का गोल्डन रूल है 5वां नियम, पद प्रतिष्ठा वाला। तो प्रतिष्ठा जो हमारे लेखक हैं, उन लेखकों में उस प्रतिष्ठा का भी असर है। तो जो कुछ लिखते हैं उसको इस तरह से लिखते हैं कि ये कहीं चला ना जाए, और उसके खुद मालिक बनकर बैठते हैं। ठीक है, मालिक तो रहें, अपने नाम से छापे, लेकिन
वो विचार जो लिखते हैं वो विचार ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे, उस दिशा में अवश्य सोचना चाहिए। केवल और केवल उसकी रॉयल्टी के चक्कर में ही ना लगे रहे। मैं अभी एक उदाहरण देता हूँ, जीता जागता उदाहरण, और ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं एक डेली अखबार में प्रबंध संपादक के रूप में काम करता हूँ, और वो डेली अखबार वमनों का है, आर्य समाज से जुड़ा हुआ है, और आरएसएस विचारधारा के उसके जो ऑनर हैं वो आरएसएस विचारधारा के हैं। तो उन उस मेल उनके जो मेल आईडी है अखबार की, उस मेल आईडी पर रोजाना लगभग 250 ईमेल आते हैं, और उन ईमेल में उन 250 ईमेल में रोजाना कोई ना कोई गीत, कविता या कहानी या लेख, इतने लेख होते हैं जो उस वमन विचारधारा को प्रेरित करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे लेख आते हैं। और जो ईमेल की सीसी होती है, जो कॉपी टू होता है, वो कम से कम 250-300 मेल पर एक साथ भेजते हैं, और रोजाना भेजते हैं। जैसे मेरे पास आता है, वैसे ही 250 लोगों के पास रोजाना वो 250 मेल जाते हैं, जिनमें सिर्फ वमन विचारधारा को पोषित करने वाले लेख होते हैं, उनका प्रचार होता है, उनका प्रसार होता है। तो उनकी मानसिकता क्या है, वो इस चक्कर में नहीं रहते हैं कि ये मैंने लिखा है और इसकी मुझे रॉयल्टी मिले या कुछ हो जाए। उनका मकसद होता है, वो अगर 250 प्रकाशकों को उसको भेजते हैं, उसमें से यदि 10 लोग भी उसको प्रकाशित कर देते हैं तो उनका काम आसानी से हो जाता है। और वही काम वो लगातार कर रहे हैं, रोजाना कर रहे हैं, डेली डेली 250 ईमेल आते हैं। तो यही हालत यदि सभी पत्र पत्रिकाओं में अगर यदि जा रहे हैं और उनके वो लेख और वो विचार उस तरह के प्रकाशित होते हैं, तो उनसे उनको बहुत बल मिलता है। तो इसी प्रकार से यदि हमारे लोग, हमारे सवर्ण साथी जो थोड़ा बहुत भी लिखना जानते हैं, वो कुछ भी लिखें, कुछ भी लिखें, इतिहास के बारे में लिखें, हमारे महापुरुषों के बारे में लिखें, अपने समाज के दुख दर्द के बारे में लिखें, गीत लिखें, कविताएं लिखें, जो भी लिखें, वो सारे, चाहे वो भवनों के अखबार हैं, पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, उन ईमेल पर भेजें, सबको भेजें, कोई ना कोई छापेगा, बहुत लोग छापते हैं। तो अगर उन बातों को यदि 10, 20, 100, 50 ने भी यदि छापा, तो हमारा काम हो गया। जितने लोगों तक वो पत्र या पत्रिका जाएगा, तो उन लोगों तक हमारी बात अवश्य ही पहुंचेगी। तो ये एक प्रचार प्रसार का बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छा साधन है। और ईमेल आईडी जिनको भी चाहिए, कोई लेखक है तो पत्र पत्रिकाओं की ईमेल आईडी चाहिए, मैं उपलब्ध करा दूंगा, मुझे व्हाट्सएप करेंगे। तो लिखने वाले जितने भी साथी हैं, उनसे ये निवेदन मैं करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लिखें। मेल पर नहीं भेज सकते, व्हाट्सएप के ग्रुप चलाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों पर लिखें। बहरहाल ये लिखने का सिलसिला बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो सोशल मीडिया पर आज यूट्यूब के माध्यम से बहुत ही ज्यादा आजकल प्रचार प्रसार होता है, चैनल चलते हैं, और यूट्यूब को बहुत ज्यादा लोग सराहते भी हैं, देखना भी पसंद करते हैं, और आसान भी है उसको यूज करना। तो यूट्यूब पर भी वीडियो बनाएं, जो भी साथी वीडियो बना सकते हैं वो वीडियो बनाएं। वीडियो बनाना बहुत ही आसान है, सामने कैमरा खोलकर रखें, कोई भी किताब उठाएं और उसको पढ़ना शुरू कर दें, उसको पढ़कर ही वीडियो बनाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो ये हमारा एक प्रचार प्रसार और जागरूकता का बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो इसी प्रकार से मीडिया के साथियों से मेरा यही अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें हमारा सहयोग करें, लिख लिख कर दें। अभी मेरे पास अपना अखबार है डेल्टा प्लस, उसको भी प्रकाशन करना शुरू कर दिया है, तो उसमें भेजें, आप खूब लिखें। बाकी दूसरा हमारा एक जो जिसमें मैंने बताया कि दैनिक अखबार है, उसके लिए भी आप भेजें, तो उसमें बहुत ज्यादा चीजें प्रकाशित और प्रचारित हो सकती हैं। तो ये तो रही अभी मीडिया की बात। अभी थोड़ी संघ की बात कर लेते हैं। तो समर संघ का जैसा कि मुख्य कॉन्सेप्ट का समय है, तो कॉन्सेप्ट तो सीधा सा और सरल सा है कि समर संघ का उद्देश्य हम सबको हर हालत में सुखी होना ही जो है समर संघ का उद्देश्य है।
संघ में आवश्यकता और जरूरत क्यों हुई ये रोजाना ही बताया जाता है, क्योंकि हमारे अधिकार दिन प्रतिदिन चले जाते रहे हैं, रोजाना जा रहे हैं। इसलिए कोई भी हमारे पास अब कोई चारा नहीं बचा। पिछले 70 सालों में सारे वो उपाय करके देख लिए हैं जिनको जो हमारे संगठन है, वो संगठनों ने पिछले 70 सालों से ये प्रयास किया जा रहा है कि हम बचे रहें। जहां बाबा साहब छोड़कर गए थे हमें, वहां से हमें आगे जाना था, लेकिन लगातार पीछे ही चले जा रहे हैं। दिन पे दिन अधिकार जाते जा रहे हैं, नौकरियां सारी खत्म होती जा रही हैं, आरक्षण बचा हुआ है, लेकिन सरकारी विभाग वो सब बिक चुके हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं, और समस्याएं अगर गिनाने की अगर हम बात करें तो संख्याएं कम पड़ जाएंगी और समस्याएं खत्म नहीं होंगी। इतनी समस्याएं हम समूहों की हमारी आज इस समय में पैदा हो चुकी हैं। तो उन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन बचा है कि हम इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि यह काम पिछले 70 सालों में आज तक नहीं हुआ। बाकी सभी काम करके देख लिए, हर तरह के काम करके देख लिए, एक यही काम बचा हुआ है, तो क्यों ना इस काम को भी करके देख लिया जाए। अब क्योंकि ये काम बिल्कुल प्रमाणित और अनुभव के आधार पर है, एक्सपीरियंस के आधार पर है, तो इस काम को भी करके देख लिया जाए। और इस काम के लिए चाहे बुद्ध के समय से और बुद्ध के बाद जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उन सभी ने कहीं ना कहीं कोई इशारा, कोई ना कोई ऐसा संदेश दिया है कि ये काम हमें करना चाहिए था, पहले ही करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए। तो आज हमें ये मौका मिला है कि हम इस काम को कर लें, हम इकट्ठा हो जाएं, हम एक साथ जुड़ जाएं, और जुड़कर हम अपने जो अधिकार हमारे जा रहे हैं, जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। अभी बहुत सारे साथियों का प्रश्न रहता है कि चलिए हम जुड़ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा होकर करेंगे क्या। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हम इकट्ठा हो जाएंगे, जब हम जुड़ जाएंगे, उसके बाद हमें कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसके लिए कुछ दो चार मैं बातें बताता हूं क्यों नहीं पड़ेगी। संघ में सब कुछ ओपन होता है। संघ में पहले तो संघ का बता देते हैं, संघ आखिर है क्या। संघ एक समूह है, संघ लोगों का समूह है। एक समूह, जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, उस समूह को संघ का ही नाम दिया गया है, उस संघ है। तो संघ में जो भी काम होता है, जो भी काम किया जाता है, जो भी होता है, वो सब कुछ ओपन होता है, सब कुछ खुला होता है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता है। बुद्ध का जैसे जीवन रहा, बुद्ध का जन्म हुआ वो खुले में हुआ। बुद्ध ने अपना सारा काम, जीवन भर जो भी काम किया वो सब खुले में किया। यहाँ तक कि बुद्ध ने जब शरीर छोड़ा वो भी खुले में किया, खुले आकाश में। बुद्ध जब बुद्ध बने वो भी खुले में ही बने। बुद्ध किसी से भी बात करते थे वो खुले में करते थे, कभी अकेले में बात नहीं करते थे, भिक्खु संघ में बात करते थे। तो इसी तरह से यहाँ समण संघ में भी सब कुछ खुला है, सब कुछ ओपन है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। समण संघ में बहुत सारे साथियों को जानकारी है कि यहाँ स्पोक बनाए जाते हैं, स्पोक बनते हैं। स्पोक कौन बनते हैं? स्पोक ये कोई पद या पदवी नहीं है, ये एक सिर्फ पहचान है, सिर्फ पहचान है। स्पोक जो नाम दिया गया है, ये ना तो कोई पद है, ना कोई प्रमोशन है, ना कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पहचान के लिए नाम दिया गया है। और स्पोक वो होते हैं जो ये समण संघ की अवधारणा है, समण संघ का कॉन्सेप्ट है, जो मैं बता रहा हूं या जो रोजाना बताया जाता है 9 बजे से 10 बजे के बीच। ये समण संघ की विचारधारा जिन भी साथियों के समझ में आ जाती है, जिनको अच्छी तरह से, समण संघ के 10 गोल्डन रूल हैं, अभी पगारे सर ने पढ़ के बताए थे। 10 के 10 गोल्डन रूल, जो भी साथी यहाँ पर ये डिक्लेयर कर देता है कि समण संघ की विचारधारा मुझे पसंद है, मैं इसमें काम करना चाहता हूँ, और समण संघ के जो 10 गोल्डन रूल हैं उनमें मेरी आस्था है, विश्वास है, और उन्हीं के अनुसार, उन्हीं को आधार बनाकर
मैं जीवन भर काम करूंगा। तो ऐसे लोग इस प्रकार की जब घोषणा कर देते हैं, स्व घोषणा करते हैं, तो उनको स्पोक कहा जाता है। तो स्पोकों का कार्य क्या होता है? स्पोकों का कार्य सिर्फ ये होता है कि जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा, महापुरुषों के विचार थे, उनका ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाव, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना। और दूसरा, सिर्फ दूसरा स्पोक का कार्य है कि जो स्पोक का हाउस लगता है, उस हाउस में प्रतिभाग करना। अब हाउस कैसे लगता है? हर महीने, जैसे कि मैंने अभी बताया कि संघ में सब कुछ खुला होता है, ओपन होता है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता है। तो समर संघ का एक हाउस लगता है। संघ काम कैसे करता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। समर संघ का एक हाउस लगता है, जो पहले हर हफ्ते लगता था, फिर बाद में एक महीने में 2 बार लगना शुरू हुआ, और अभी ये व्यवस्था की गई है कि हर महीने की 1 तारीख को समर संघ का हाउस लगता है। और ये हाउस ठीक उसी प्रकार से चलता है जैसे संसद या कोई विधानसभा की कार्रवाई होती है, उसी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से उसकी कार्रवाई चलती है। उसमें एक सभापति चुना जाता है, और वो सभापति सिर्फ उतने ही समय के लिए होता है जितने समय तक वो हाउस चलता है, सदन चलता है। उसके बाद वो भी साधारण स्पोक होता है, जैसे आम स्पोक होते हैं। तो उस सभापति की सभापतित्व में सदन का संचालन किया जाता है। जो हमारे स्पोक होते हैं, बहुत सारे स्पोक यहाँ इस जूम मीटिंग में भी देखा होगा, बहुत सारे सुझाव देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं। तो वो सुझाव स्पोक उसमें एजेंडे के रूप में वहां हाउस में रखते हैं, और जब वो हाउस में रखे जाते हैं, उस पर जितने लोग, जितने भी स्पोक हैं, वो स्पोक उस पर चर्चा करते हैं। उसका जो लाभ और हानि पर चर्चा करते हैं, इसका क्या फायदा होगा इस एजेंडे को, यदि इसको नियम बना दिया जाए इससे क्या फायदा होगा, इसके क्या नुकसान होंगे। और ये सारी चर्चा करने के बाद वो जब बहुमत से पास हो जाता है, तो वो समर संघ का नियम बन जाता है, समर संघ का आदेश बन जाता है। और वो सभी पूरे समर समाज को मानना होता है, सारे ही समर समाज को वो मानना जरूरी होता है। और उसी के लिए जो हमारा एक गोल्डन रूल है, संघादि शेष सबसे ऊपर, वो सबसे ऊपर हो जाता है, क्योंकि वो एक समूह का फैसला है, किसी एक व्यक्ति विशेष का फैसला नहीं है, किसी एक, जैसे संगठनों में कुछ पदाधिकारियों का फैसला नहीं होता है। ये आम लोगों का, जितने भी स्पोक हैं, जितने लोग ये मान लेते हैं कि समर संघ की विचारधारा सही है और सक्रिय रूप से कार्य करना चाहते हैं, वो उन तमाम लोगों की सहमति के आधार पर वो नियम और वो आदेश बनाया जाता है, तब उसको लागू किया जाता है। तो यहाँ पर संघ, जिस तरह अभी एक गोल्डन नियम है कि समर संघ में संघवाद होता है, तो संघवाद का भी ये उदाहरण है कि इस प्रकार से संघवाद के रूप में ही यहाँ संघ के आदेश चलाए जाते हैं, संघ के आदेश चलते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष का या किसी कुछ व्यक्तियों का यहाँ पर कोई आदेश या कोई बात नहीं मानी जाती है। तो इस प्रकार से सदन की कार्रवाई चलती है, एजेंडे लगते हैं। जो एजेंडे लगाते हैं, बहुत सारे लोग सुझाव देते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो उनको आप स्पोक बनिए, किसी भी बात पर आप अपना पक्ष रखते हैं, उस पक्ष पर बाकी जितने भी स्पोक हैं उन सबकी सहमति बनाइए, और सहमति बनाकर उस नियम को लागू कर दीजिए, वो नियम लागू हो जाएगा। तो ये तरीका समर संघ में काम करने का है। इसी प्रकार से पिछले 2 सालों से समर संघ में काम हो रहा है, और 2 साल की प्रगति और उसका जो जुड़ाव है, लोगों का जुड़ाव है, वो हम सब देख रहे हैं कि दिन दूनी और रात चौगुना बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो लोगों तक इस प्रकार से ये काम हो रहा है। इसके अलावा और एक तरीका है काम करने का, जो समर संघ में समितियां का भी गठन किया गया है, उसी हाउस के द्वारा कुछ समितियों का भी गठन किया गया है, जिन समितियों के द्वारा
बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो वो जो समितियां हैं, उन समितियों को भी समण संघ के हाउस ने ही परमिशन दी है। उस हाउस के अनुसार ही वो समितियों का गठन किया गया है और समितियों के द्वारा काम किया जा रहा है। जैसे कि एक समिति नेटवर्किंग कमेटी है, सबसे पुरानी, सबसे पहले कमेटी बनी थी नेटवर्किंग कमेटी। नेटवर्किंग कमेटी का काम है कि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं उन सबका डाटा इकट्ठा करना, उन सबके साथ वार्ता करना और उन सबके साथ एक जुड़ाव का प्रयास करना, आपस में जो जुड़ाव होता है उस जुड़ाव को कनेक्टिंग करने के लिए। इसके बाद एक दूसरी कमेटी है मैनेजमेंट कमेटी। मैनेजमेंट कमेटी जितने भी हमारी फिजिकल संगतियां लगती हैं तो उनका जो प्रबंधन होता है, उनका प्रबंधन करने का काम होता है। दूसरा एक कमेटी है व्यय नियमन कमेटी। जो समितियां लगती हैं हमारी, उन समितियों में जो खर्च होता है, अपना अपना स्पोक या जो भी प्रतिभागी होते हैं, वो प्रतिभागी जो खर्चा अपना जमा करते हैं, उस खर्चे को किस तरह से खर्च किया गया है, जो प्रतिभागी अपना खर्चा जमा करते हैं उसको किस प्रकार से खर्च किया गया है, किस मद में कितना खर्च हुआ है, वहां का किराया, उसका वहां का लाउड स्पीकर में कितना खर्च हुआ, बिल्ला बैज बैनर में कितना खर्च हुआ या खाने में कितना खर्च हुआ, ये सारा हिसाब किताब रखने के लिए एक व्यय नियमन कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी पूरा उसका हिसाब किताब रखती है, जितनी भी संगतियां पूरे देश भर में होती हैं। तो चाहे जब कभी भी कोई भी व्यक्ति, समण समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी संगति का कभी भी हिसाब ले सकते हैं। अब ले सकते हैं, बाद में ले सकते हैं, कई साल बाद ले सकते हैं, उनको वो सारा हिसाब यहाँ पर दिया जा सकता है। ये कमेटी है। इसके अलावा एक कमेटी है सदन कार्य समिति। जो सदन का संचालन होता है, हाउस लगता है, उसका जो संचालन करते हैं, जो एजेंडों का जो रख रखाव करते हैं और जो जो नियम पास होते हैं, उन नियमों को बनाने का और उनको प्रकाशित करने का और उनको संभाल कर रखने का जो काम होता है, वो सदन कार्य समिति करती है। इसके अलावा एक ग्रीवियंस रिडेक्शनल कमेटी है, शिकायत निवारण। क्योंकि हम समूह है, हम एक परिवार हैं, आपस में कोई ना कोई ऐसी कोई घटना या कोई बात ऐसी हो जाती है जिससे सहमति नहीं होती है, तो उसके लिए भी यहाँ एक व्यवस्था बनाई गई है। यदि किसी भी स्पोक साथी को किसी भी दूसरे स्पोक या किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत है तो वो उस समिति के संज्ञान में लाए, उनको लिखित में दे। वो समिति आपकी पूरी बात सुनेगी, फिर जिससे परेशानी है उसको बुलाएंगे, आमने सामने बात करेंगे और उसका निस्तारण किया जाएगा। ये इस तरह की भी एक कमेटी है। इसके अलावा प्रचार प्रसार कमेटी है। प्रचार प्रसार कमेटी जो हमारा प्रचार का साधन है उसको देखती है, सारा प्रचार प्रसार का कार्य। इसके अलावा एक समण संस्कृति कमेटी है, जो हमारी समण संस्कृति है उसके रखरखाव के लिए, उसके विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया है। वो कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो इस तरह की भी एक कमेटी अलग बनी हुई है। एक कमेटी इसके अलावा और भी कई कमेटियां हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं। प्रोफेशनल्स की एक कमेटी है, जो हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उन प्रोफेशनल्स से समन्वय स्थापित करने के लिए, उनके साथ वार्ता करने के लिए, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। इसी प्रकार से एक जूम रेगुलेटिंग कमेटी है, जो जूम मीटिंग हम कर रहे हैं, यहाँ पर जो आप रोजाना देखते हैं किसी ना किसी का नए नए चेहरे आते हैं, एंकरिंग के लिए नई ड्यूटी लगाई जाती है। तो ये ड्यूटियां ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मन मर्जी से कोई भी आ जाता है, कोई भी बोल लेता है या कोई अपना नाम दे देता है। तो यहाँ जो हमारे जो जूम रेगुलेटिंग कमेटी है वो कुछ साथियों को की ड्यूटियां लगाती है और जिनकी ड्यूटियां लगती हैं वही यहाँ पर उनकी ड्यूटी होती है। जैसे कि आज मेरी ड्यूटी लगी है तो जूम रेगुलेटिंग कमेटी ने मेरी ड्यूटी लगाई है। इसी तरह से जो कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस और उसकी ट्रेनिंग की भी एक कमेटी बनी हुई है। अभी यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे साथी हैं
जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि स्पोक, हर स्पोक को यहाँ कॉन्सेप्ट देने के लिए तैयार किया जाता है, एंकरिंग करने के लिए तैयार किया जाता है। तो उसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनी हुई है, वो भी हाउस ने बना कर दी है। तो वहां भी हर रविवार को ट्रेनिंग का कार्यक्रम होता है, ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग सिखाई जाती है। तो इस प्रकार से अनेकों कमेटियां बनी हुई हैं और ये सभी कमेटियां अपना अपना काम कर रही हैं और बहुत बेहतर ढंग से यहाँ काम हो रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहे हैं। एक सीनियर सिटीजन की कमेटी भी बनी हुई है, वो अभी पिछले हाउस में ही बनी थी। तो उसमें जो जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वो उसमें एक जुड़ाव पैदा होगा, जुड़ाव करके वो भी अपना उसमें जो भी आगे काम होगा वो सब हाउस के द्वारा बताया जाएगा। और यहाँ पर एक सबसे खास बात, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये जितनी भी कमेटियां हैं, ये कमेटियां अपने आप में स्वयं कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ काम करने वाले लोगों की एक टीम है। लेकिन ये सारी समितियां, जो हमारा समर संघ का हाउस लगता है, उस हाउस के प्रति जवाबदेह हैं। इन सबको जो भी काम करना होगा उसकी सूचना हाउस को देनी होगी, जो भी नया नियम बनाना होगा वो हाउस से नियम बनेगा। तो ये पूरी तरह से हाउस के प्रति जो सदन है समर संघ का, उसी के प्रति उत्तरदायी है। तो इस प्रकार से समर संघ में कार्य चल रहा है। जिनको समर संघ में कार्य करना है, अच्छी तरह से जुड़ना है, देखना है, वो समर संघ में आए, डिक्लेयर करें, घोषणा करें कि स्पोक बनना चाहते हैं। और स्पोक बनने की सिर्फ दो ही बातें हैं, एक तो गोल्डन रूल में विश्वास, आस्था होनी चाहिए, और दूसरा समर संघ का कॉन्सेप्ट समझ में आने की यहाँ घोषणा करनी होती है, वो घोषणा उनको करनी होगी। तो इस प्रकार से समर संघ में कार्य हो रहा है। तो सभी साथी अपने अपने अनुसार, जो भी बाकी स्पोक हैं, जिन स्पोक्स को अभी तक जो हमारी समितियां हैं, कमेटियां हैं, उनके बारे में नहीं पता था, तो उन साथियों से भी निवेदन है कि अपनी इच्छा के अनुसार, जिस कार्य में उनकी रुचि है, उस रुचि के अनुसार संबंधित कमेटी में आइए, संबंधित कमेटी से संपर्क करिए और उस कमेटी के माध्यम से काम करने का प्रयास कीजिए। समर संघ में काम करना बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा काम है जुड़ने और जोड़ने का, लोगों से संपर्क करने का, लोगों के साथ जुड़ने का। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि जब हम जुड़ जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे सारे अधिकार बच जाएंगे। तो समर संघ में इस प्रकार से कार्य होता है। एक बात और मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि समर संघ में जितने भी अच्छे कार्य होते हैं, जितने भी अच्छे कार्य हैं, वो संघ को समर्पित होते हैं, वो संघ के द्वारा कारित हुए हुए माने जाते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति से या किसी से कोई गलत कार्य हो जाता है, तो वो कार्य करने जिसके द्वारा किया गया है, वो उसका निजी गलती होती मानी जाती है। क्योंकि संघ जो समूह होता है, वो समूह कभी गलती नहीं करता, संघ कभी गलती नहीं करता है। कोई व्यक्ति भले ही गलती कर सकता है, लेकिन संघ कभी गलती नहीं करता है। संघ हमेशा अच्छा कार्य करता है और संघ हमेशा और हमेशा ही अच्छा ही कार्य करता है। तो और बहुत कुछ ज्यादा बोलने के लिए अभी है नहीं, और मेरा पहला ही प्रयास रहा है बोलने का इस तरह से। तो सभी साथी पूछ रहे हैं समर संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी समर संघ का मुख्य उद्देश्य हम सबका सुखी होना है। हम सबको सुखी होना ही मुख्य उद्देश्य है। और ये रोजाना बताया जाता है, बहुत बार बताया जाता है कि समर संघ का मुख्य उद्देश्य हम समणों को सुखी होना है, हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को हर प्रकार से सुखी होना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं और अधिक ज्यादा नहीं बोलते हुए आप सबसे इजाजत चाहता हूं। और यदि कोई मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो गई है तो संघ मुझे माफ करेगा, ऐसी आशा करता हूं। सभी को संघम नमामि
संगम नमामि। जय भीम।